नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमरज्योति प्राइम पे। तो जैसा आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी ने जो वैकेंसी निकाली है आईटीआई प्रिंसिपल ग्रेड 1 एंड 2, है ना, उसमें आपका बहुत कुछ पार्ट आपको दिया हुआ है। जिसमें से सिलेबस की अगर बात करें हम वहां पे, तो हमारा जो एक पार्ट आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट या बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, वो वाला पार्ट मैं आपके सामने यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो बिना कुछ स्टार्ट किए मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो भी पार्ट है ना, इस जो भी सिलेबस इनका दिया हुआ है, उसको मैंने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो भी सिलेबस दिया हुआ है, उसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने 5 पार्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, दिस इज पार्ट 4 एंड दिस इज पार्ट 5। तो 5 पार्ट में पूरा सिलेबस है। उसका पार्ट 1 मैं यहाँ पे आज कवर करने वाला हूँ, और पार्ट 1 को मैं टोटल 2 वीडियो में कवर करूंगा। ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पार्ट 1 के बारे में पढ़ें। दूसरी पहली बात तो ये कि आपको इसके अलावा क्या करना है, क्या आपको नोट्स बनाने हैं, क्या आपको कहीं और से भी पढ़ना है, या कुछ पार्ट में स्किप कर रहा हूं, तो उसके बारे में पहले हम जान जाएं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें मैंने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया है। जो भी आपका सिलेबस है, वो पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे कवर किया है। कोई भी टॉपिक को मैंने स्किप नहीं किया है। आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे जो आपके मेंशन किया गया है सिलेबस में, वो पूरा मैं आपके पास यहाँ पे कराने वाला हूँ। इवन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना जरूरी होता है, भले उस सिलेबस में नहीं है, वो भी मैं आपका कवर करा रहा हूँ। लेकिन इरेलीवेंट में कुछ भी नहीं करा रहा हूँ। जैसे कि आपके पास एक टॉपिक आता है थेवेनिन थ्योरम, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना ही पड़ता है, लेकिन सिलेबस में कहीं पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अलग से करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पहली बात तो कि आपका कोई भी टॉपिक स्किप नहीं है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे नोट्स भी खुद से नहीं बनाने हैं, क्योंकि मैं आपका प्रॉपर नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो आपको नोट्स भी मत बनाइएगा, आप टेलीग्राम से या डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारा जो अमर ज्योति प्राइम का ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे भी आपको ये नोट्स मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, आपको कुछ भी पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। और बिल्कुल मैं बेसिक से कराऊंगा। एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से करूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये पढ़ाते टाइम मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं किसी 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो जो बाकी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स होंगे, जो मैकेनिकल सिविल के स्टूडेंट्स होंगे, उनको लगता हो कि सर हम लोग कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर आराम आराम से बच्चों के जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा। 8 घंटे में पूरा इलेक्ट्रिकल सिलेबस आपके सामने हो जाएगा। इतने कम टाइम में पहला एक इंसान होगा जो इसने ज्यादा सिलेबस को सिर्फ 8 घंटे में कवर करने की बात कर, ठीक है। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी डिले क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं, ना। तो आप लोग पूरा फोकस बना के रखिएगा, है ना। 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो बस 8 घंटे आप पूरा दिमाग लगाइएगा, है ना। मैं भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, आप भी अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालिएगा। और साथ में अगर आपको वीडियो सही लग रहा हो तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर करिएगा, जिससे मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट लाने में आपको आपकी हेल्प होगी। मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट पार्ट इसका निकालने के लिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे सिलेबस में पार्ट 1 वाले में कहीं एक टॉपिक दिया है नेटवर्क एलिमेंट। तो नेटवर्क एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना, उसमें हम लोग टोटल 5 एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग कितने एलिमेंट्स को पढ़ते हैं? यहाँ पे 5 एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। इसको मैं एक स्टोरी से आपको बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा एक अच्छा फील आए। आप ये मान के चलिए कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो एक फैमिली है। क्या है? एक फैमिली। और उस फैमिली में 5 मेंबर है। और जैसे हमारी फैमिली होती है उसमें 5 मेंबर होते हैं। कौन कौन से मेंबर है? जैसे कि एक हमारे पास होते हैं फादर, एक होते हैं मदर, एक होती है हमारे पास यहाँ पे छोटा सन, मतलब घर का छोटा बेटा होता है, और एक होती है सिस्टर 1, सिस्टर 2, मतलब 2 बड़ी बहनें। तो वो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 5 लोगों की फैमिली होती है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बोला कि ये फादर का रोल यहाँ पे कौन अदा करता है, कौन करता है, वो तो बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फादर है। ये हमेशा सर्किट को ड्राइव करता है। जैसे आपके घर में एक रिमोट होगा, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक रिमोट आप देख सकते हो। इस रिमोट में एक सर्किट है, इसमें एक मैंने सेल लगाया, वो एक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, और उस वोल्टेज की वजह से पूरा पूरा सर्किट काम करता है ना। ये आप भी देखते हो ना, कोई भी चीज जो होता है ना, आपके घर पे स्विच बोर्ड है, वहां पे भी क्या है? वोल्टेज है।
तो वोल्टेज एक ऐसी चीज है जो सर्किट को ड्राइव करता है। हमारे घर में हमारे पिताजी क्या काम करते हैं, सर्किट को चलाने वाला काम करते हैं, परिवार को चलाने वाला काम हमारे पिताजी करते हैं। तो इसको मैं वोल्टेज बोलता हूँ। बात आती है यहाँ पे करंट की, तो करंट हम किसको बोलते हैं, मदर को। वैसे मम्मी का काम होता है ना कि दिन भर घर में यहाँ से वहां जाना, ये सब काम करना होता है, वैसे ही हमारे पास हमारे सर्किट में जो काम करता है वो कौन करती है, करंट करती है। ठीक है ना। तो याद रखना, जैसे हमारी फैमिली में मदर काम करती है, वैसे ही हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करंट काम करती है। ठीक है। फिर जैसे हमारे परिवार में एक छोटा बेटा होता है सन, जिसका काम क्या होता है, घर में जितना भी पैसा उसको खर्च करो, बिगड़ा हुआ बेटा होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सन है, जिसका काम क्या होता है, जितनी भी एनर्जी, वोल्टेज और करंट, मतलब मम्मी पापा जितना भी पैसा कमा के लेके आएंगे, उसको सन जो है तो पूरा उड़ा देता है, डिसिपेट कर देता है। ठीक है ना। मतलब सन का काम क्या है यहाँ पे, है ना, जो वोल्टेज और करंट एनर्जी लेके आएंगे, क्योंकि ये पेरेंट्स हैं, है ना, तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो वोल्टेज और करंट जो भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सन उसको क्या कर देता है, डिसिपेट कर देता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सन किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस को बोलते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं सिस्टर 1 एंड सिस्टर 2। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दो एलिमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं एक इंडक्टर और एक हमारा होता है कैपेसिटर। ये हमारी दोनों क्या है, बड़ी बहन है। ये हमारी एल और सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दोनों बड़ी बहनें। कैसे कैसे कैसे, तो आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे वोल्टेज और करंट ने, है ना, कुछ 100 मतलब 150 रुपए कमाए, मतलब कुछ आपने वर्क किया और 300 रुपए कमा के लेके गए। ठीक है ना, मतलब ये हमारे क्या पेरेंट्स है, तो 300 रुपए कमाए, उसमें 100 रुपए इसको दे दिया गया, 100 रुपए इसको दे दिया गया और 100 रुपए इसको दे दिया, क्योंकि तीनों संतान है, इनको दे दिया गया। तो रजिस्टर क्या करता है, उसको खर्च करता है, डिसिपेट करता है। एल और सी जो दोनों बड़ी बहनें हैं, वो उस अमाउंट को खर्च नहीं करती हैं, उनको वो क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। तो याद रखना, इंडक्टर जो है, एल जो है उसको हम इंडक्टर बोलते हैं, है ना, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है। और कौन से टाइप की एनर्जी स्टोर करेगा, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। सिमिलरली हमारी जो कैपेसिटर है वो भी सिस्टर है, ठीक है ना, वो भी एनर्जी को स्टोर करती है, डिसिपेट नहीं करती। डिसिपेट सिर्फ सन करता है। एल एंड सी दोनों सिस्टर्स हैं। जैसे हमारी फैमिली में भी सिस्टर क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती हैं, वैसे एल और सी भी एनर्जी को स्टोर करेंगी या डिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये 100 रुपीज को क्या कर लेगी, बुक के अंदर दबा के कहीं रख लेगी, मतलब स्टोर कर लेगी। किस फॉर्म में करती है, तो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में करती है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में करती है। तो ये एक हमारे नेटवर्क में टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से बताए मैंने, वोल्टेज, करंट, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है। तो वो पांचों के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा फील दे दिया है। थोड़ा सा बात करते हैं वोल्टेज के बारे में। तो वोल्टेज के बारे में मैंने क्या बताया कि इट इज अ फोर्स विच ड्राइव चार्जेस, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक रिमोट था, उसमें मैंने एक सेल लगा दिया, वोल्टेज लगा दिया, तो वो सर्किट को चला रहा है ना, चार्जेस को ड्राइव कर रहा है, वो हमारा होता है वोल्टेज। ठीक है। तो वोल्टेज को हम डिफाइन कैसे करते हैं, वोल्टेज को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक चार्ज है मेरे पास जो कि इन्फिनाइट पे रखा हुआ है। आप इसको ऐसे डेफिनेशन अगर जानना है इसका, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज है जो कि कहाँ पे रखा है, इन्फिनाइट पे रखा है, और मुझे किसी एक पॉइंट पे लेके आना है। ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, इन्फिनाइट से किसी एक पॉइंट चार्ज को, किसी एक चार्ज को इन्फिनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन होता है ना, उसी को मैं बोलता हूँ आपका क्या, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल। पोटेंशियल और वोल्टेज सेम चीज ही होती है। तो मैंने क्या बोला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर वोल्टेज का डेफिनेशन कोई पूछ, क्या बोलोगे, V इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, हमारा क्या होता है, आपका वोल्टेज होता है। ठीक है ना। जिसके बेस पे हम इसकी यूनिट बोल सकते हैं क्या, जूल पर कूलम। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जूल पर कूलम इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। या फिर हम बोल सकते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। दोनों यूनिट हम मानते हैं, वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। ठीक है। थोड़ा वोल्टेज के बारे में आपको और बताना चाहूंगा, कैसे काम करता है समझना सभी लोग। कि जैसे मान लो मेरे पास एक कोई एक एलिमेंट है, या कोई एक ऐसा कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है ना, और इसको मैंने ऐसे यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ, देखिएगा। ठीक है। इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, या फिर एक वोल्टेज से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा प्रॉपरली, आप लोग सभी लोग देखना, इसको मैंने यहाँ पे ऐसा कनेक्ट कर दिया। तो ये जो एलिमेंट है ना, इसमें मेरे पास क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें मेरे पास क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे जो बैटरी मैंने कनेक्ट करी, तो बड़ी वाली जो डंडी होती है उसको बोलता हूँ प्लस टर्मिनल, और छोटी डंडी को बोलता हूँ मैं नेगेटिव टर्मिनल।
तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, याद रखना चीज है ना, जो मैं पॉइंट्स बोलता था उनको ध्यान समझना। ठीक, इसमें निगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव निगेटिव से इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की तरफ मूव करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपका कहां से कहां मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपका निगेटिव से प्लस की तरफ मूव कर रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन को हम बोलते हैं करंट। मतलब अगर मैं यहाँ पे सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दूं तो इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठे हुए थे, है ना, मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे मैंने सप्लाई कनेक्ट करी वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भागना शुरू हो गए, क्योंकि निगेटिव निगेटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो अपोजिट चार्ज प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा, माइनस माइनस में रिपल्सन होता है, प्लस प्लस में रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज था, तो यहाँ से निगेटिव से क्या हो गया, रिपल हो गया, तो इधर भगने लग गए, तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो अट्रैक्ट होने लग जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि वोल्टेज क्या, वोल्टेज एक फोर्स है जो कि चार्ज को ड्राइव करता है। देखो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करता तो ये चार्ज यहाँ से मूव नहीं करते, चार्ज यहाँ चलना स्टार्ट नहीं करते, तो ये एक फोर्स डेवलप करता है जो कि चार्ज को मूव कराता है। वोल्टेज के बारे में बात करें तो वोल्टेज का जो सिंबल होता है वो मैंने आपको सामने दिखाया, ऐसा कुछ होता है। या फिर अगर हम बोलना चाहें, वोल्टेज हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीसी वोल्टेज, एक होता है हमारे पास एसी वोल्टेज। इन दोनों का सिंबल आप समझ लीजिए। तो हमारा जो डीसी वोल्टेज होता है उसका सिंबल होता है ये, इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है डीसी वोल्टेज का, ठीक है। और जो एसी सोर्स होता है उसका सिंबल होता है ऐसा, देखना मैं बना के दिखा देता हूं, उसका सिंबल ऐसा कुछ होता है, ये एक साइन का सिंबल यहाँ पे बना। तो ये हो गया एसी, ये हो गया डीसी। डीसी का एक और हमारे पास सिंबल होता है, वो भी आप देख लो ना, वो भी आप समझ लो, ऐसा हमारा डीसी का एक और सिंबल होता है। यहाँ पे एक सर्कल बनाया और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, प्लस और माइनस, तो समझ जाइएगा कि भाई ये हमारा क्या है, डीसी वोल्टेज सोर्स है। अच्छा, डीसी और एसी में डिफरेंस क्या होता है भाई, तो डीसी और एसी में डिफरेंस ये होता है कि डीसी में हमारा जो वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा होता है कांस्टेंट, जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे बना के दिखा दिया, ये देखो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम बोलते हैं डीसी। और एसी हम किसको बोलते हैं, जहां पे आपका मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है, उसको हम बोलते हैं आपका एसी। जैसे कि मैंने आपके सामने बना के दिखा रहा हूं, ये आपका किसका कर्व है, ये आपका एसी का कर्व, ठीक है। तो ये मैंने आपको वोल्टेज के बारे में थोड़ा बहुत बताया, ठीक है। और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होता है, वोल्ट होता है, जूल पर कूलम होता है ना। और ये आपका क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये आप वोल्टेज के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने देखा ना कि वोल्टेज और करंट ये हमारी फैमिली के पेरेंट्स हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने वाला काम जानते हैं, ठीक है। बात करते हैं करंट, तो करंट क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर हम बोले कि इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है तो करंट फ्लो नहीं हो रही थी, तो हमारे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। बट याद रखिएगा कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा करंट होता है उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। या फिर अगर हम बोले रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। मतलब डी क्यू मतलब यूनिट क्या होती है, कूलम, तो कूलम पर सेकंड भी इसकी एक यूनिट हो जाएगी, कूलम पर सेकंड भी इसकी एक यूनिट होती है। वैसे अगर करंट के बारे में बात करें तो करंट भी हमारे पास दो प्रकार का होता है, एसी एंड डीसी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं दिखाता हूं आपको। ये हो गया मेरे पास डीसी और एक हो गया मेरे पास यहाँ पे एसी। डीसी और एसी में कैसे डिफाइन करेंगे आप, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। डीसी मतलब इसका जो सिंबल होता है आपका वो ऐसा कुछ, डीसी का सिंबल क्या होगा, ऐसा। ये आपने एक सर्कल बनाया और इसमें आपको डायरेक्शन मेंशन करनी है, अगर ऐसा मतलब ये आपका डीसी करंट, ठीक है ना। और एसी कैसे बताते हैं, एसी कैसे करंट डिफाइन करते हैं, देखना आपको एसी करंट के जो आपका सिंबल होता है दैट इज लाइक दिस। आपने सर्कल बनाया, डायरेक्शन भी बनानी है आपको, डायरेक्शन भी बनानी है, तो डायरेक्शन भी बना दी और साथ में आपके पास यहाँ पे एक साइनोसॉइडल सिंबल भी होगा,
है ना। तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या, इसे हम बोलते हैं आपका एसी करंट। अगर डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे कर्व की बात करें तो सेम कर्व बनता है, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा उसको हम बोलते हैं आपका डीसी, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होगा उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग मतलब कि क्या होता है, अल्टरनेट होता है चेंज होना, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मतलब एसी, मतलब मैग्नीट्यूड आपका यहाँ पे चेंज होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने कर्व बनाया है ना, वोल्टेज सोर्स का यहाँ पे या वोल्टेज का जो कर्व बनाया था मैंने, ये एक आइडियल कर्व था, है ना। अगर मुझे इसका प्रैक्टिकल बताओ तो कैसे बोलूंगा मैं, प्रैक्टिकल में ये जो कर्व है थोड़ा सा नीचे डाउन हो जाता है ऐसा। इसको मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, आइडियल और प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस है, जैसे आप इसको ऐसा समझिएगा कि आपके मोबाइल में, आपके पास मोबाइल है, उसमें एक सेल लगता है, मैं सेल बोलता हूँ सॉरी, इसमें एक बैटरी लगी रहती है, वो भी एक वोल्टेज का एग्जांपल है। ठीक है, तो आप एक काम करना, मोबाइल को पूरा फुल परसेंट 100% चार्ज करना, है ना, देखना कि 100% चार्ज हो गया है, तो क्या करना, मोबाइल को स्विच ऑफ करना, बैटरी निकाल के कहीं पे आप आराम से रख देना 10 दिन के लिए, और 10 दिन बाद आप उसको दोबारा मोबाइल में लगाओगे तो देखोगे क्या हुआ, 100% चार्ज है क्या, नहीं है, मतलब कुछ एनर्जी लॉस हो गया। तो क्या आप वो जो बैटरी है क्या वो किसी लोड से कनेक्टेड है, नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर वो 100% चार्ज रहती है 10 दिन बाद भी, तो उसको हम बोलते हैं आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स। लेकिन अगर कुछ वोल्टेज में ड्रॉप आ गया है उसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, मतलब कुछ वोल्टेज में डाउन आ गया है, 100% में आपने चार्ज किया था, अगर वो 100% है 10 दिन बाद तो वो हो जाएगा आइडियल, तो स्ट्रेट लाइन है। अगर वो 100% था, अब हो गया सिर्फ 20% 10 दिन बाद, तो उसको हम बोलते हैं आपका क्या, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। समझ में आ गया सभी को, तो ये बात आप लोग ध्यान देना वोल्टेज और करंट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट आता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट के फ्लो को अपोज करना, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, इसका सिंबल कैसा होता है, तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है हमारा वो ऐसा होता है, देखना। इसका सिंबल भी ऐसा इसीलिए बनाया गया कि एक तरह से प्रॉपर्ली इंडिकेट कर रहा है भाई कि हाँ ये करंट के फ्लो को अपोज कर, ठीक है ना, एक ऐसा रास्ता जहां बहुत सारे गड्ढे हैं, मतलब करंट आराम से यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर बात करें कोई कि हमारा जो रेजिस्टेंस है मार्केट में जो अवेलेबल हो तो किस बेस पे क्लासिफाइड है, तो ये जो रजिस्टर किस मटेरियल का बना है ना, उस बेस पे ये क्लासिफाइड होता है। जो मार्केट में रेजिस्टेंस हमारे पास होते हैं वो किस मटेरियल का बना है उस बेस पे हमारे पास क्या होते हैं, क्लासिफाई होते हैं। अगर बात करूं कि जैसे मान लो मेरे पास रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट जा रही आई, ठीक है, यहाँ पे करंट जा रही है, तो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस आपका आर है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा आपके पास, यहाँ पे वी वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप होगा। याद रखना, ये आर जो है एक पैसिव एलिमेंट है, और किसी भी पैसिव एलिमेंट पे जहां पे भी करंट इंटर करती है वहां पे आपके पास एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, और जहां से करंट लीव करती है वहां पे निगेटिव टर्मिनल आपका निगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर कोई पूछे कि कितना वोल्टेज डेवलप, तो क्या बोलोगे, V इक्वल्स टू आई आर, इतना वोल्टेज यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डेवलप हो गया। या फिर अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें एक रजिस्टर है उस पर इतना वोल्टेज है तो करंट कितनी होगी, तो आप ये बता सकते हो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेन है ना, मैं एक पेन बनाता हूं आपको, देखना मेरे पास एक यहाँ पे पेन है, ठीक है, ये मेरे पास एक पेन है, उसका कुछ लेंथ होगा, तो मैं मान लेता हूं इसका जो लेंथ है दैट इज एल। ठीक है, ये मेरे पास एक कोई मटेरियल है इसकी लेंथ एल है, पेन मान लो जिसकी लेंथ एल है, और ये किस मटेरियल का बना है मान लेता हूं मैं, किसका है, इसका रजिस्टिविटी वो कितनी है, रो। रो को मैं क्या बोलता हूं यहाँ पे, रजिस्टिविटी, जो कि हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। ठीक है, और इसका जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलता है क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज ए। तो इस बॉडी का, इस एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, याद रखना जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, आपकी ओम होती है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, आपकी ओम होती है।
ठीक है। तो कोई पूछेगा कि सर ये रो की यूनिट क्या होगी, तो आप यहां से निकाल सकते हो ना, बहुत की कॉमन सेंस की बात है, मैं आपको हर चीज याद करके नहीं बोलूंगा, है ना। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ओम ऐसा भी सिंबल होता है। तो अगर यहां से देखो तो क्या हो जाएगा, ये ओम। रो क्या आपका निकालना है, लेंथ का होता है मीटर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो लो भाई यहां से तो निकाल लोगे ना, तो यहां से रो कितना हो जाएगा, रो विल बी इक्वल टू ओम पर मीटर। तो रो की यूनिट क्या होती है, ओम पर मीटर। ओम मीटर बोलेंगे यार, सॉरी, ओम मीटर होगा ना, ओम मीटर। तो ये आपका हो जाएगा ओम मीटर। प्रॉपरली कैलकुलेट करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका ओम मीटर। ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा था कि क्या आपका ये जो रेजिस्टेंस है, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करता है, डिपेंडेंट है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है। कैसे डिपेंडेंट होता है, जैसे मान लो आपका 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है वो R0 है, ठीक है। और आपको RT टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकालना था, RT इक्वल कितना हो जाएगा, RT इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा कि जो हमारा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा आर टी, वो हमारा कितना हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पे टी टेम्परेचर हो गया, R0 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस हो गया, और आर टी हमारा टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हो गया। बात आती है अल्फा, तो अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है। तो याद रखना अल्फा जो हमारा होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और इसकी वैल्यू अलग अलग होती है अलग अलग मटेरियल्स के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि मेरे पास कोई एक कंडक्टर, तो अल्फा की वैल्यू कंडक्टर के लिए होती है पॉजिटिव। कंडक्टर उसको बोलते हैं जो कि करंट के फ्लो को अलाउ करता है, उसको बोलते हैं कंडक्टर, तो उसके लिए इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव। ठीक है। याद रखना अल्फा की वैल्यू आपकी निगेटिव होती है, अल्फा की वैल्यू आपकी निगेटिव होती है किसके लिए, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी निगेटिव होती है। ठीक है ना, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि हमारा जो अल्फा है, अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, और है ना, और अल्फा की वैल्यू एक कंडक्टर के लिए होती है पॉजिटिव। कंडक्टर हम किसको बोलते हैं, जो कि करंट के फ्लो को अलाउ करता है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। जो कि करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता, हम उसको इंसुलेटर बोलते हैं, है ना। और जहां पे हम लोग करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है ना, सेमी कंडक्टर, ना वो कंडक्टर है ना ही वो इंसुलेटर, उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है। आजकल सेमीकंडक्टर ने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर लिया है ना। सेमीकंडक्टर के बारे में भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पार्ट भी आपके सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन किया गया है। ठीक है। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा, मैं अपने सेशन को आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखिएगा। अब हम बात करते हैं इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस क्या होता है ना, कि ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से। ठीक है। और इसका जो यूनिट होती है, इंडक्टर्स की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी। और इंडक्टर आपका दिखता कैसा है देखने में, तो इंडक्टर का जो सिंबल होता है वो आपका ऐसा। ठीक है, इंडक्टर का जो सिंबल होता है वो आपका ऐसा कुछ होता है ना। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे करंट आपकी आ रही है आई ऑफ टी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट है। और यहाँ पे जैसे ये भी एक पैसिव एलिमेंट होता है, आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे देखो, पैसिव एलिमेंट पे जहां पे भी करंट इंटर करती है वहां पे प्लस बन जाता है, जहां से लीव करती है वहां पे माइनस बन जाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर केस में वोल्टेज कितना होगा, वी ऑफ टी। और यहाँ पे फॉर्मूले आपको जरूर ध्यान देने, है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो वी ऑफ टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वी ऑफ टी इक्वल टू यहाँ पे होता है एल डी आई ऑफ टी अपॉन डी टी। ठीक है। तो एक तो ये हो गया, है ना, तो मैंने वोल्टेज के बारे में बताया। और एक होता है आपका करंट। तो अगर आपसे यहाँ पे करंट पूछेगा तो क्या बोलोगे, आई ऑफ टी इक्वल टू
तो 1/L इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ टी डी टी। साथ में जो इनिशियल करंट होती है, इसमें कुछ इनिशियल करंट भी होती है, उसको मैंने यहाँ पे स्किप किया। अगर हम इनिशियल करंट को इग्नोर करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई देखे तो यहाँ से हम एक इंडक्टर की एक और यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि देखो V यहाँ पे क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट। इस फॉर्मूले से हम एक यूनिट निकाल रहे हैं, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इंडक्टर को हमको निकालना है, डी आई मतलब करंट, तो करंट की होती है आपकी क्या, एम्पियर, तो यहाँ पे दिया एम्पियर, एम्पियर। और नीचे क्या है, टाइम, टी, टाइम की होती है सेकंड। तो यहाँ से हमने एक और यूनिट निकाल दी, तो एल की एक और यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास, एल इक्वल टू वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ये इंडक्टर की मेरे पास एक और यूनिट हो गई, वो भी आप याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। इंडक्टर किस बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, तो इंडक्टर आपके क्लासिफाई किए जाते हैं कि वो उनका कोर क्या है। इंडक्टर आपका होता कैसे एक्चुअली में, देखना, आपके पास एक कोर मटेरियल ले आता है, जैसे कोई एक सिलिकॉन का कोई पीस ले लिया गया, या कोई आयरन का कोई पीस ले लिया गया, है ना, ये आपका कोई पीस है आयरन का, और इसमें हम एक कंडक्टर लेके लिपेट देते हैं इसके ऊपर, हमने इसके ऊपर कोई कंडक्टर लेके बढ़िया बाउंड कर दिया, ठीक है। जब बाउंड किया तो इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, हाँ या ना, तो मैंने इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स रख दिए, कितने, एज्यूम कर लेता हूं मैं, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने जो नंबर ऑफ टर्न्स रखे हैं दैट इज एन, है ना, और यहाँ पे इसका जो एरिया है वो ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इसकी जो लेंथ है दैट इज एल। अब कौन सी लेंथ है, जहां तक मैंने बाउंड किया है, ठीक है। तो अगर मुझे इस सेटअप का जो मैंने यहाँ पे बनाया है और ये जो कोर है उसकी कुछ परमिबिलिटी होगी, म्यू आर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, परमिबिलिटी, रिलेटिव। इंडक्टर यहाँ पे होता है परमिबिलिटी, याद रखना, इंडक्टर्स में हम लोग यूज करते हैं परमिबिलिटी, इसमें यूज करते हैं परमिटिविटी, परमिबिलिटी, परमिटिविटी आगे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, म्यू आर। तो इस सेटअप का अगर मुझे अगर इंडक्टेंस निकालना हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, एल इक्वल्स टू म्यू जीरो, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिबिलिटी, म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये होता है मेरे पास यहाँ पे आपका इंडक्टेंस का फॉर्मूला। जो यहाँ पे म्यू नॉट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो क्या बोलोगे, यहाँ पे जो म्यू नॉट है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट की, जो कि हमेशा फिक्स होगी। म्यू आर की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होगी, सिलिकॉन स्टील के लिए अच्छी होती है, सीआरजी स्टील की और अलग होगी वैल्यू, कुछ होगी आयरन के लिए कुछ और होगी, सिलिकॉन के लिए अलग होगी, है ना, माइल्ड स्टील के अलग होगी, है ना, कास्ट आयरन के लिए अलग होगी। तो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग वैल्यू उसकी होती है। तो ये हो गया आपका इंडक्टेंस के बारे में। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में। तो देखना, अगर हम कैपेसिटेंस के बारे में बात करें तो क्या होगा, अगर हम कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं तो कैपेसिटेंस की जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे करते हैं, हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है, ठीक है। और ये देखने में कैसा होता है, कुछ ऐसा कुछ होता है, कैपेसिटर देखने में आपका ऐसा कुछ होगा, दिस इज योर कैपेसिटर, ठीक है। और अगेन हम यहाँ पे बात करें कि अगर मेरे पास यहाँ पे करंट आई ऑफ टी है तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास वोल्टेज वी ऑफ टी। और ये इनका जो फॉर्मूला है ना, वोल्टेज करंट का रिलेशन, वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मैं पूछूं यहाँ से कि मेरे पास आई ऑफ टी कितना हो, तो क्या बोलोगे, तो आई ऑफ टी इक्वल टू होता है सी डी वी टी अपॉन डी टी। देखो ना, आराम से बिल्कुल सेम पैटर्न में फॉर्मूला है, तो याद करने की ज्यादा दिक्कत भी नहीं जाएगी, डी वी टी अपॉन डी टी। और सिमिलरली अगर आपको वोल्टेज निकालना वी ऑफ टी तो क्या हो जाएगा, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी डी टी। तो ये आपका हो गया,
ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिमिलरली आप इससे एक यूनिट और निकाल सकते हो कैपेसिटर की। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर देखो तो ये हो गया एम्प, एम्पियर, है ना, ये हो गया आपका कैपेसिटर का निकालना है। ऊपर है वोल्टेज, तो ऊपर हो गया वोल्ट डिवाइड बाय सेकेंड। तो यहां से एक और यूनिट आपकी हो जाती है कैपेसिटर की, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, एम्प सेकेंड पर वोल्ट, एम्प सेकेंड पर। जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर ना भी पढ़ो तो चलेगा, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना पढ़ लिया बहुत है। ठीक है, ये हो गया। फिर होता है एक आपके पास यहाँ पे, जैसे मान लो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर आपका कैसे बनाते हैं, दो पैरेलल प्लेट से बनता है। जैसे एक हमारे पास प्लेट ये है, एक मेरे पास प्लेट ये है, इनके बीच में मैंने कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया है। इनके बीच में जैसे आपके पास एक सैंडविच होता है ना, उस तरह का ऊपर नीचे ब्रेड है, बीच में आपके पास यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया है। तो अगर हम इसके लिए बात करें कि हमारा इसके लिए कैपेसिटेंस कितना होगा, है ना, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं C इक्वल टू एप्साइलन जीरो एप्साइलन R A अपॉन D। ठीक है, यहां पे एप्सिलॉन जीरो क्या होती है, एब्सोल्यूट, इसको बोलता हूं मैं आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव, जो आपने मटेरियल यूज किया है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। ए होता है आपका प्लेट का एरिया, और डी होता है आपका यहाँ पे डिस्टेंस। इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी, ठीक है ना, और प्लेट का जो एरिया है वो ए। आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर ए अपॉन टी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अगर कोई पूछे कि जो एप्सिलॉन जीरो है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलोगे, 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो भाई, है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ से देख लेना, इतना कौन सा आपको टेंशन लेना कि चल दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो आपके पास जो एलिमेंट्स वाली चीजें थी वो मैंने कवर कर दी। वोल्टेज बता दिया क्या होता है, करंट क्या होता है वो बता दिया मैंने, रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, इवन आपका कैपेसिटर क्या होता है वो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, हमारे सिलेबस को और आगे देखते हैं कि और क्या चीजें हमारे पास है। एक चीज और है चार्ज। चार्ज क्या है एक्चुअली में, हमारी जो करंट फ्लो होती है ना, वो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम बोलते हैं आपका करंट, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम बोलते हैं करंट। अब इलेक्ट्रॉन्स के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, चार्ज। तो क्या लिखा मैंने, पढ़ लो आप यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स आर द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। बस याद रखना कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये चीज आप लिख लेना, इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है आपके पास, इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन में होता है आपके पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन में हमारे पास कितना चार्ज होगा तो क्या बोलोगे, वन इलेक्ट्रॉन में हमारे पास कितना चार्ज होगा तो क्या बोलोगे, 1.6 इंटू 10⁻16 कूलम, इतना हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जिस किस बारे में बताया मैंने आपके पास, यहाँ पे ये चार्ज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे चीजें बताई। ठीक है, तो ये चार्ज हो गया। और याद रखना आपका चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रॉन में एक फॉर्मूला होता है, दैट मीन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर आपके चार्ज बनाते हैं। क्या बोलोगे, क्यू इक्वल्स टू आपका होता है Ne। तो ये भी आप याद रखिएगा। एक मिनट, क्या हुआ भाई, टूटा उटा तो नहीं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आपका हमारा पावर क्या होता है। पावर क्या होता है, क्या बोलोगे, पावर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो क्या बोलोगे,
ठीक है। अच्छा, हम लोग कहां पे थे अभी? पावर पे थे। पावर क्या बताया मैंने? पावर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? P इक्वल्स टू DE अपॉन DT। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं आपका पावर। तो इसकी एक यूनिट होती है आपकी क्या? वॉट। और जो दूसरी यूनिट होगी आप क्या बोलोगे? डी अपॉन डी टी का जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड भी इसकी एक और यूनिट होती है। ठीक है, ओके। फिर अगर हम बात करें पावर जो हमारा होता है ना, तो हम क्या बोलेंगे पावर के लिए? तो हमारा तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। रजिस्टर के अलग फॉर्मूला था पावर का, इंडक्टर के लिए अलग होता है, और कैपेसिटर के लिए हमारे पास अलग। ठीक है, तो अगर पावर के बारे में बोला तो पावर का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या? P इक्वल्स टू V इंटू आई। ये जो फॉर्मूला है ये तीनों के लिए वैलिड है ना। कुछ लोग ऐसा मानते थे रजिस्टर के लिए होता है, ऐसा नहीं। जो P इक्वल टू V आई होता है वो रजिस्टर के लिए भी होता है, इंडक्टर के लिए भी होता है, कैपेसिटर के लिए भी होता है। रजिस्टर के लिए क्या होता है? तो क्या बोलोगे? P इक्वल्स टू आपके पास फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V आई, या फिर होता है आपके पास आई स्क्वायर आर, या फिर होता है आपके पास V स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों ही फॉर्मूले रजिस्टर के लिए है। बात करें इंडक्टर और कैपेसिटर में, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडक्टर और कैपेसिटर में जो एवरेज पावर हमारा होता है वो होता है जीरो। कैपेसिटर में जो हमारे पास एवरेज पावर होता है वो होता है जीरो, लेकिन इंस्टेंटेनियस हमारे पास पावर होती है, पी इंस्टेंटेनियस हमारे पास होता है। वो क्या होता है आपके पास यहाँ पे? वी ऑफ टी आई ऑफ टी। तो वी इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? एल डी आई अपॉन डी टी। इंडक्टर केस में वी ऑफ टी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कहाँ पे? ये इस फॉर्मूले को पुट करते क्या हो जाएगा? एल डी आई ऑफ टी अपॉन डी टी इंटू आई ऑफ टी। सिमिलरली कैपेसिटर में भी आपका P एवरेज तो जीरो होगा, लेकिन P इंस्टेंटेनियस आपके पास यहाँ पे होता है ना। वो आपका क्या हो जाएगा? अगेन V ऑफ टी आई ऑफ टी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? C dVt अपॉन dt इंटू इंटू क्या? V ऑफ टी। तो ये हो गया आपका क्या? पावर के बारे में। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे यहाँ पे अगर बात करूं चार्ज के बारे में, तो चार्ज में क्वेश्चन बनता है कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके वन क्या बनाते हैं हमारे पास यहाँ पे? वन चार्ज बनाते, मतलब वन कूलम चार्ज बनाएंगे। तो मैंने क्या बोला आपको? कूलम कितना बनाना? वन चार्ज बनाना है। वन कूलम बनाना तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो क्या करोगे? वन कूलम इक्वल्स टू एन आपको निकालना है। यहाँ पे आप ई की वैल्यू पुट कर, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.602 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो यहां से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10⁻19। मतलब इतने सारे चार्ज, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, यहां से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो ये हो गया आपका चार्ज के बारे में, ये हो गया आपके पास यहाँ पे वोल्ट पावर के बारे में। पावर के बारे में अगर बात करूं तो थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताना चाहूंगा। मेरे पास पावर तीन प्रकार की होती है, हालांकि वो पावर मुझे एसी में बताना चाहिए, जो कि आपका कौन से टॉपिक में है? थर्ड वाले टॉपिक में। देखो सिलेबस दिखा देता हूँ ना आपको मैं, इसमें कहीं पे भी एसी के बारे में बात नहीं की गई, यहाँ पे आपको एसी बात की गई है, एसी, है ना। तो मुझे एक्चुअली में यहाँ पे आपका वो था तीनों पावर के बारे में बताना होगा, लेकिन मैं तब भी आपको यहीं पे बता देता हूँ कौन कौन से मेरे पास तीन प्रकार की पावर होती है। मेरे पास तीन प्रकार की पावर होती है ना। जो पावर है वो मेरे पास कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार। तीन प्रकार में कौन कौन सा आता है? एक आता है मेरे पास अपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। क्या बोला मैंने? देखना, पहला बताया, बोला मैंने आपके सामने कौन सा पावर? अपरेंट पावर। दूसरा आपके पास क्या? एक्टिव पावर, जिसको हम बोलते हैं ट्रू पावर ही बोलते हैं, एक्टिव पावर या ट्रू पावर ही बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है रिएक्टिव पावर। तो अगर इनमें फॉर्मूले का भी थोड़ा ध्यान दे तो बता दूं मैं आपको। अपरेंट पावर होता है क्या? P इक्वल टू वी आई, या आपको होता है वी आई कॉस फाइव, ये होता है आपका वी आई साइन फाइव। याद रखिएगा, कभी आगे ध्यान में आया तो।
तो ये हो गई आपके पावर की कहानी, एसी वाले टॉपिक की भी, डीसी वाले पावर पार्ट की भी। यहाँ पे जो cos फाई होता है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, इस cos फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, वी आई cos फाई। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी, एनर्जी की। एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एनर्जी क्या, आपका कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या फिर बोल सकते हैं अगर यहां से देखें तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी द इंटीग्रल ऑफ पावर। तो इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, जूल होती है, और दूसरी यूनिट हो जाएगी आपके पास क्या, वॉट सेकेंड। ठीक है ना, एनर्जी की दूसरी यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो, वॉट सेकेंड, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है आपका, ई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पावर, पीडीटी। है ना, याद रखना अगर मैं पावर के बारे में बात करूं यहाँ पे, तो एक चीज और इसमें याद रखनी है आपको, कि जो हमारा 1 HP होती है, आप लोग के घर में पंप लगा होता है ना, वो आपका एचपी के फॉर्म में, तो 1 HP कितना होता है, 746 वॉट। एक एचपी में कितने वॉट होते हैं, तो कितना होता है, 746 वॉट होते हैं। वो भी आप लोग याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे आपके घर पे जो बिजली का बिल आता है, तो आता है ना कितने यूनिट आपने कंज्यूम करी, तो वो भी याद रखिएगा कि जो हमारा 1 यूनिट होता है वो कितना होता है, क्या बोलोगे, 1 किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वॉट का कोई लोड है, वो 1 घंटे काम करेगा, तो आपके पास 1 यूनिट का बल्ब आएगा, मतलब बिल आएगा। समझ में है क्या बोला मैंने, आपके घर पे जितने भी बल्ब वगैरह हैं, फैन है, उनका कुछ वॉटेज होता है। जैसे आपके पास एक बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट के 10 बल्ब लगा लो, तो 10 बल्ब होंगे, 100 वाट कितना होगा, 1000 वाट। अगर आप उनको 1 घंटे तक यूज करोगे, तब जाके आपके पास 1 यूनिट का बिल आता है। समझ में आई बात, तो वो मैंने आपका एनर्जी के बारे में यहाँ पे बता दिया। अगर मैं एनर्जी निकालना चाहूँ अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, आर एल सी तीनों के लिए अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूँ, तो आर में क्या करना है आपका, रजिस्टर के फॉर्मूले के क्या बोलोगे आप, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपने पावर का फॉर्मूला निकाला था ना तीनों, इनमें टी टी का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, वी आई इंटू टी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये हो गया आपका रजिस्टर के लिए फॉर्मूला। इंडक्टर के लिए जो हमारा एनर्जी होता है, दैट इज इक्वल्स टू, बहुत ही फेमस फॉर्मूला, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, थर्ड जो हमारा कैपेसिटर होता है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू, दैट विल इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये हमारा एनर्जी के बारे में हो गया, है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि 1 यूनिट में कितने हमारे पास कितने जूल होंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपके पास बनता है, तो वो मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। देखो, ये होता जूल और वॉट सेकंड सेम होता है, तो अगर आपसे पूछा गया 1 यूनिट में कितने जूल्स होंगे, तो क्या बोलोगे, 1 यूनिट कितना होता है, 1 किलोवाट आवर, मतलब कितना हो गया, 1000 हो गया, वॉट हो गया। अवर का तो आपसे सेकंड में, तो क्या हो जाएगा आपका 60 × 60, मतलब 3600, तो क्या हो गया 3600 वॉट सेकेंड। कितना हो जाएगा पास यहाँ पे, 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकेंड, मतलब जूल। तो एक यूनिट में इतने जूल, 36 इंटू 10⁵ जूल्स होते हैं, वो आप लोग याद रखिएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से, है ना, क्योंकि हमको 1 घंटे में अच्छा खासा पार्ट, मतलब 2 सेशन में हमको पूरा कंप्लीट करना है। तो मैंने आपका आधा पार्ट तो यहाँ पे बता दिया, क्लासिक जो एलिमेंट्स है उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके आगे की बात करते हैं, जो पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। आप क्या करना है, आप उसको पीडीएफ से देख लेना, है ना, क्योंकि मुझे बार बार इसको शिफ्ट करना होगा, टाइम लग जाएगा, मैं वो चीज नहीं करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग उतना एडजस्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाक से। अब बात आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी क्योंकि एलिमेंट्स तो बोला गया ना सिलेबस में, तो होता है उनका एलिमेंट का क्लासिफिकेशन भी पूछ ले। तो पहला जो क्लासिफिकेशन बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, जैसे कि 5 एलिमेंट थे, उनमें से जो एलिमेंट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो एक्टिव एलिमेंट है, जो एनर्जी को डिसिपेट करते हैं या फिर स्टोर करते हैं उनको पैसिव बोलता है। तो जैसा आपको पता है कि वोल्टेज और करंट हमारे एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे एक्टिव एलिमेंट। कौन कौन, वोल्टेज एंड करंट, ये दोनों हमारे हो जाएंगे एक्टिव एलिमेंट। आर एल सी मतलब रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों ही, जैसे आर तो आपका एनर्जी को डिसिपेट करता है और एल और सी एनर्जी को स्टोर करते हैं, उनको हम बोलते हैं आपका पैसिव। इनमें एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है एक्टिव और पैसिव में। वो क्वेश्चन कैसा बनता है,
वो क्वेश्चन बनता है कि आपको एक कर्व दे दिया जाता है ना, आपको एक कर्व दे दिया जाएगा, पूछा है कि ये कर्व किसका है, तो आप कर्व कैसे बताओगे, मतलब आपके पास यहाँ पे वोल्टेज और करंट का कर्व दिया होगा, तो मैं आपको कहता हूँ कैसे सॉल्व करना है। आप इनके क्वाड्रेंट याद कर लीजिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैथ्स में पढ़ा होगा। ये आपको होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों क्वाड्रेंट हो गए। अब आपको ये देखना कि अगर जो कर्व है, अगर आपका जो कर्व है, अगर आपका जो कर्व है वो आपका फर्स्ट एंड थर्ड कर्व में आए, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आए, तो वो होता है पैसिव एलिमेंट। पहले में और थर्ड में आया तो पैसिव, और अगर सेकंड एंड फोर्थ में आए तो होता है एक्टिव। ठीक है, वो होता है आपका एक्टिव एलिमेंट, तो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला होता है वो। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसा आ गया कि फर्स्ट एंड सेकंड आ गया, या थर्ड एंड फोर्थ आ गया, तो हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन है, वो एक्टिव भी और पैसिव। जैसे कि आपके मोबाइल की बैटरी, जब आप इसको चार्ज करते हो तो उस टाइम पे पैसिव बन गया, क्योंकि वो घर की सप्लाई से पावर ले रहा है। लेकिन जब आपने सप्लाई को मतलब चार्जिंग बंद कर दिया, तो वो एक्चुअली में, जैसे मेरा मोबाइल फोन है, अब ये सप्लाई में तो नहीं है, तो ये जो बैटरी इसके अंदर लगी है वो एक्टिव एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करती है। जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं चार्ज में लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, पैसिव एलिमेंट बन जाएगा। लेकिन ओवरऑल बैटरी क्या कहलाती है आपकी, एक्टिव ही कहलाती है। तो जब आपका कर्व फर्स्ट एंड सेकंड में हो गया, थर्ड एंड फोर्थ में होगा, तो एक्चुअली में कहलाएगा आपका एक्टिव कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, एक्टिव ही कहलाएगा। तो रखना ये भी आपका एक्टिव कहलाएगा। मतलब अगर आपका कर्व सेकंड और फोर्थ को टच किया, दैट मीन्स वो आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, ये भी आप याद रखिएगा। सेकंड आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो कि आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, या फिर जो प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी या होमोजेनिटी को फॉलो करते हैं, या फिर ऐसे एलिमेंट जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो हमारे एलिमेंट्स लीनियर एलिमेंट्स में काउंट है ना। इसमें भी हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, हमारे पास कर्व दिया होगा, पूछा है कि ये कौन सा कर्व है, लीनियर का है कि नॉन लीनियर का। तो बहुत सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। अगर आपका कर्व है ना, जैसे मान लो एक कर्व है, कोई भी कर्व यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसकी लीनियरिटी चेक करने के लिए आपको ये बताना होगा कि पहली बात तो वो कि वो हमेशा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे। क्या बोला मैंने, कंडीशन आपके पास, कंडीशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। कंडीशन आपके पास में लिख देता हूँ, कंडीशन क्या है, कैसे बताओगे कोई भी एलिमेंट आपका लीनियर एलिमेंट, तो कंडीशन उसकी कुछ है। पहली कंडीशन तो वही है कि वो आपका ओरिजिन से पास होना चाहिए कर्व। पहला क्या आपका, पास थ्रू ओरिजिन, जो आपका कर्व है वो हमेशा ओरिजिन से पास होना चाहिए, पास थ्रू ओरिजिन। आपका जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि वो हमेशा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे। ठीक है, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जाए, ऐसी लाइन जाए, है ना, मतलब कभी भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं कहलाती, ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, कब अगर ऐसा हो गया मतलब वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं कर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे फॉर ऑल टाइम, फॉर ऑल, ऑल टाइम मतलब क्या होता है, ऑल टाइम होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास अगर कर्व ऐसा है, ये तो ये मेरा लीनियर है। लेकिन इसके अलावा कुछ अगर ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है या ऐसा कुछ भी कर्व दिया है, तो वो मेरा हो जाएगा नॉन लीनियर। तो याद रखना ये चीज मैंने बना दी है, ये है आपका लीनियर कर्व, ये एक ओरिजिन से पास भी हो रहा है और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है फॉर ऑल टाइम, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर एलिमेंट। तो ये वाला कर्व याद रखिएगा, ये लीनियर है। इसके अलावा और कुछ भी आए तो देखना कि भाई क्या वो इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा तो वो नॉन लीनियर होगा। 90% केस में जो आप देखोगे, 99% केस में इसके अलावा वो आपका क्या होगा, नॉन लीनियर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप इसको याद ही कर लो तो ज्यादा अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है बायलिटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट्स। जैसे हमने कुछ नाम वर्ड सुने होंगे, जैसे कि आपने कुछ नाम सुना होगा ना, ऐसे बोलते हैं मॉम, है ना, एक होता है डैड, है ना। तो ये क्या होता है कि आप इधर से पढ़ो तो मॉम पढ़ने को मिलेगा, इधर से पढ़ो तो आपको मॉम देखने को मिलेगा, इधर देखो तब आपको डैड देखने को मिलेगा, इधर देखो तो डैड देखने को मिलेगा। वैसे ही मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया या कैपेसिटर हो गया, मतलब जिन ऐसे एलिमेंट जहां पे मुझे सर्किट में लगाना है तो मुझे देखना पड़ता है कि ये कौन हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है ना। उसके दो हिस्से होते हैं, रजिस्टर है, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है। आप ए को भी लगा सकते हो, बी को भी लगा सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे लगाना है कहीं पे रजिस्टर को,
तो आप ये ऐसा भी लगा सकते हो, या फिर आप इसको ऐसा लगा के ऐसे भी लगा सकते हो। उसको मैं बोलता हूं आपका बायलेटरल एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी वोल्टेज एंड करंट की डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट, मतलब वोल्टेज की पोलैरिटी से इंडिपेंडेंट हो और करंट की डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो, उनको मैं बोलता हूं बायलेटरल एलिमेंट्स। और ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी वोल्टेज की पोलैरिटी और करंट की डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है, उसको बोलता हूं आपका यूनिलेटरल। जैसे कि इनका सिंपल फंडा बताता हूं, आप उनका सिंबल याद कर लिया करो। जैसे देखना आप लोग, ये हो गया रजिस्टर, आप इसको इधर से भी देखो या इधर से भी देखो, आपको सेम दिखाई दे रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा रजिस्टर, आपका हो जाएगा क्या बायलेटरल। आर एल सी, ये तीनों यहाँ पे क्या कहलाते हैं, बायलेटरल होते हैं। तीनों यहाँ पे क्या होते हैं, बायलेटरल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। और एक होता है डायोड, जो कि आपका यहाँ के पार्ट में नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो सिलेबस होगा। अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब आपके सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिया, वहां पे एक एलिमेंट होता है डायोड। तो अगर मैं डायोड की बात करूं तो डायोड आपका क्या होता है, इस टाइप उसका सिंबल होता है। तो डायोड होता है आपका यूनिलेटरल, याद रखना। आपका डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, वो सब क्या होते हैं आपके, ओपैम्प, वो सब आपके क्या होते हैं, यूनिलेटरल एलिमेंट्स। मैं देता हूँ डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, ओपैम्प, ये सब आपके होते हैं आपके क्या, यूनिलेटरल एलिमेंट्स, है ना। आप बोलोगे सर ये सब सिलेबस में है क्या, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिलेबस में है। ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि आपको वी आई कर्व दिया होगा और पूछा है कि कौन सा कर्व आपका बायलेटरल का है और कौन सा कर्व आपका यूनिलेटरल का है। तो कैसे बताओगे, मैं बना के दिखाता हूं आपको। जैसे आपके पास कर्व दिया है ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपको क्या देखना है कि आपका जो कर्व दिया हुआ है, अगर उस कर्व में फर्स्ट में जैसा भी डायग्राम बना हुआ है, क्या उसका सिमेट्री थर्ड में है, तो वो होगा बायलेटरल। या फिर अगर सेकंड में है और फोर्थ में सेम सेम दिख रहा है, उसकी सिमेट्री है, मिरर इमेज है, उसको बोलता हूं आपका बायलेटरल एलिमेंट्स। मतलब, या अगर मैंने क्या बोला देखना सभी लोग, फर्स्ट एंड सेकंड, या सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड बोला मैंने यहाँ पे, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर सेकंड एंड फोर्थ, इनमें अगर सिमेट्री है तो होते हैं ये क्या आपके बायलेटरल, अदरवाइज क्या होंगे, यूनिलेटरल। एक डायग्राम बना देता हूं इससे आपको, देखो ये डायग्राम, देखो जैसा फर्स्ट में है वैसा थर्ड में, मतलब ये आपका कर्व क्या हो जाएगा, बायलेटरल। अगर आपका कर्व ऐसा बना दूं मैं, ये जैसा फर्स्ट में है वैसा थर्ड में नहीं है, मतलब आपका ये हो जाएगा यूनिलेटरल। या फिर आप ऐसा मान लो, फर्स्ट में कर्व आपका ऐसा है और सेकंड में कर्व आपका ऐसा है, तो ये भी आपका हो जाएगा यूनिलेटरल। ठीक है ना, कितना सिंपल है। फर्स्ट एंड थर्ड में सिमेट्री है या सेकंड और फोर्थ में सिमेट्री है, तो वो आपका हो जाएगा क्या, बायलेटरल। कभी ऐसा नहीं बोला कि फर्स्ट एंड सेकंड में सिमेट्री, अगर ऐसा कुछ हुआ तभी आपका यूनिलेटरल कहलाएगा ना, ये आपका बायलेटरल नहीं कहलाएगा। इसमें सिमेट्री मत जोड़ना, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड की बात नहीं करी, फर्स्ट एंड थर्ड या फिर सेकंड एंड फोर्थ, अगर इनमें सिमेट्री है तो आपका बायलेटरल होगा। ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट होता है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी टाइम के साथ बदल जाती है उनको बोलते हैं टाइम वेरिएंट एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी टाइम के साथ नहीं बदलती है उसको बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं उसको, टाइम इनवेरिएंट, टी आई वी, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। और हम लोग जो स्टडी करते हैं किसी करते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की स्टडी करते हैं, है ना। हम किस सिस्टम की स्टडी करते हैं, टाइम इनवेरिएंट। आप खुद समझिए ना कि आप एक ऐसे चीज की स्टडी कर ही नहीं पाएंगे जो टाइम के साथ बदल रही है ना। तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की हम लोग स्टडी करते हैं, टाइम वेरिएंट की स्टडी नहीं करते। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। लम्प्ड वो होता है, जैसे आप ये समझिए कि मेरे पास एक यहाँ पे पेन है, मेरे पास एक यहाँ पे क्या है, ये पेन है। तो ये पेन का कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना, मान लो कितना 10 ओम रेजिस्टेंस है। तो मैं इसको मैपिंग कर सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जिनको मैं लंप करके एक छोटे से रेजिस्टेंस के फॉर्म में बता पाऊं, वो होता है मेरे पास क्या, लंप्ड मॉडल। और जिसको मैं ना कर पाऊं, है
ना, जिसको मैं लंप ना कर पाऊं, जिसको मैं इक्विवेलेंट इस फॉर्म में ना बता पाऊं, उसको बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। दोज एलिमेंट विच हु कैन बी लम्प्ड फॉर एनालिसिस पर्पस आर कॉल्ड लम्प्ड मॉडल, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लंप ही तो किया था इसको, यहाँ पे अगर आप देखो कहाँ तक जो रेजिस्टेंस इंडक्टर में बताते, ये देखो एक अपन ने क्या लिया, अपन ने कोर लिया, वाइंडिंग को बाउंड कर दिया, तो ऐसा बन गया, मतलब यहाँ पे लंप ही तो कर रहे हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं आपका लंप्ड मॉडल। और जिसको लंप ना कर पाए, जैसे कि आपका होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। अब हमारे पास कुछ लॉज हैं, जैसे कि एक होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाने के लिए कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि आपका टेम्परेचर, जो हमारा मटेरियल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये ओम्स लॉ नहीं है, ये मैंने कंडीशन बताई ओम्स लॉ की, कि ओम्स लॉ तभी लगेगा जब आपका टेम्परेचर और क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज ना हो। और जो ओम्स लॉ है वो तीनों के लिए, मतलब रजिस्टर के लिए भी है, इंडक्टर के लिए भी है, और कैपेसिटर के लिए, तीनों एलिमेंट्स के लिए हमारे पास दो दो ओम्स लॉ है। जैसे कि रजिस्टर के लिए बात करें तो हमारे पास दो ओम्स लॉ कौन कौन से, तो पहला हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो पहला लॉ हमारे पास दैट इज जे इक्वल टू सिग्मा। जे यहाँ पे होता है करंट डेंसिटी, सिग्मा यहाँ पे है कंडक्टिविटी, और ई यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो दूसरा लॉ रजिस्टर के लिए वो है आपका V इक्वल टू आई आर। इंडक्टर के लिए अगर हम बात करें तो इंडक्टर में भी हमारे पास ओम्स के दो नियम है। कौन कौन से नियम है ना, जो इंडक्टर के लिए जो पहला हमारे पास है वो आपका दैट इज साइन इक्वल टू एल आई, दूसरा हमारे पास क्या है V इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। कैपेसिटर के लिए भी हमारे पास दो लॉ हैं, यहां पे बता दूं पहले आपका, साइन यहाँ पे आपका फ्लक्स लिंकेज है, एल इंडक्टर है, आई यहाँ पे करंट है, वी वोल्टेज है, एल इंडक्टर है, डी आई अपॉन डी टी करंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैपेसिटर के लिए भी दो लॉ होते हैं, पहला होता है हमारे पास क्या, Q इक्वल टू सी बी। क्यू मतलब होता है चार्ज, सी होता है आपका कैपेसिटर, और सी होता है आपका वी होता है आपका वोल्टेज। तो Q इक्वल टू सी वी, और दूसरा होता है आई इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी। तो ये हमारे पास ओम के टोटल 6 नियम हो गए। मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख देता हूँ, यहाँ पे देखना। जे आपका क्या, करंट डेंसिटी, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, करंट डेंसिटी, ठीक है। सिग्मा यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है। ई यहाँ पे आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। साइन यहाँ पे आपका फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। ये आपका क्या है यहाँ पे, फ्लक्स लिंकेज, नीचे देता हूँ फ्लक्स लिंकेज, है ना। और Q यहाँ पे है आपका चार्ज। बाकी सारे पता आपको, वी आई क्या होता है तो आपको पता, मैंने लिख रहा हूँ आपको, वो याद रखिएगा। ये हो गया आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के टोटल 6 आपके पास कंडीशन है, मतलब 6 आपके पास ओम्स लॉ है। रजिस्टर के लिए 2 है, इंडक्टर के लिए 2 है, कैपेसिटर के लिए 2 है ना। ओम्स लॉ की कंडीशन क्या, कि टेम्परेचर और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं किरचॉफ लॉ के बारे में। किरचॉफ लॉ आपका क्या होता है, दो लॉ होते हैं। किरचॉफ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने करंट और वोल्टेज दोनों के लिए दो नियम निकाले, है ना। क्या हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। तो केसीएल क्या बोलता है कि किसी भी नोड पे अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। किसी भी, है ना, किसी भी नोड पे जो अलजेब्रिक समेशन होगा करंट का, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ये किरचॉफ का कौन सा नियम बोलता है, किरचॉफ का करंट लॉ बोलता है। किरचॉफ का एक और लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो केसीएल क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे हमारे पास अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और याद रखिएगा जो केसीएल है वो हमेशा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, मतलब चार्ज कभी खत्म होगा ना कभी प्रोड्यूस किया जाएगा, उसी को हम बोलते हैं आपका क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उस प्रिंसिपल पर हमारा केसीएल बेस्ड है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। किरचॉफ जैसे क्वेश्चन बनने वाले एग्जाम में ध्यान से याद रखिएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई नोड है, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेज मेरे पास कनेक्टेड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे करंट है I1, यहाँ पे करंट है आपका I2, यहाँ पे करंट है आपका I3, यहाँ पे करंट है आपका I4, और यहाँ पे करंट है आपके पास I5। तो यहाँ पे मुझे केसीएल लगाना है, पॉइंट पी है। तो क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी नोड पे
अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो हमको कुछ कन्वेंशन मानने होंगे। जैसे मान लो इस नोड पे जो करंट आ रही है इनकमिंग, उसको मान लेता हूँ नेगेटिव। आप कुछ भी मान सकते हो, उनको मान लेता हूँ नेगेटिव, और जो आउट गोइंग उसको मान लेता हूँ पॉजिटिव। तो देखना इस नोड पे I1 आ रही तो क्या हो जाएगा, माइनस I1। I2 जा रही तो प्लस हो जाएगा I2। इनकमिंग करंट है I3 तो हो जाएगा माइनस I3। I4 लीव कर रहा है, जा रहा तो आउट गोइंग तो प्लस I4। I5 इनकमिंग है तो माइनस I5 इक्वल टू जीरो। ये होता हमारा केसीएल। किसी भी नोड पे अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ये हमारा होता है कौन सा लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। वैसे ही किरचॉफ का एक और लॉ जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वो किसी लूप के लिए बनाया गया, मतलब किसी क्लोज्ड पाथ के लिए बनाया गया है। जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूं ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आपका यहां पे मैंने एक सर्किट के लिए कोई क्लोज्ड पाथ ले लिया। क्लोज्ड पाथ को ही मैं क्या बोलता हूं, आपका लूप बोलता हूं, है ना। तो मैंने क्या बोला कि इन एनी लूप, इन अ लूप अलजेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो कैसे करना देखना, मैं इनका नाम देता हूं। मान लो ये आपका V1 वोल्ट है, V2, V3, V4, V5 एंड V6। इसमें आपको लगाना है KVL। तो आप यहां से ऊपर जाओ, है ना। अब जैसे अगर जिस यहां पे आया V2, V2 पे पहले कौन साइन है, प्लस प्लस साइन है तो लिखो प्लस V2। फिर आप आगे तो क्या है, V1 का माइनस साइन है तो आप लिखोगे माइनस V1। फिर आगे क्या है, प्लस V3। फिर क्या है आगे, प्लस V4। फिर क्या है, प्लस V5। फिर क्या आएगा, माइनस V6 इक्वल टू जीरो। ये हमने लगा दिया क्या, KVL। आप चाहो तो उल्टा भी पाथ ले सकते हो। आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आप सेम टू सेम यही आएगी। बस आपको ध्यान देना है कि अगर आप इधर जाओ तो जो पहले है उसको लिखना है, प्लस V2 माइनस V1 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 माइनस V6 इक्वल टू जीरो। तो ये होता है हमारे पास क्या, KVL, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड। ये क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो KVL है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप क्या बोलोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये हमारा बेस्ड है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत जल्दी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ये मेरे पास एक ब्लैक बॉक्स है, इस ब्लैक बॉक्स में मुझे बताना है कि ये आई की वैल्यू क्या होगा। मतलब कुल मिलाकर मुझे यहाँ पे केसीएल के थ्रू करंट आई की वैल्यू निकालनी है। मैं लगा देता हूँ इस पॉइंट पे, इस ब्लैक बॉक्स में नोड मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं तो आप मान लेता हूँ मैं 1 एम्पियर। यहाँ पे करंट लेना भूल गया था तो 1 एम्पियर कर। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो कहीं से भी स्टार्ट करो, यहाँ पे आपका 2 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर लीव कर रहा है। देखो पहली बात तो कि करंट जो लीव करे इसको मैं कहता हूँ प्लस लेता हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा -2। ये करंट इनकमिंग है तो हो जाएगा -1। ये करंट आपकी लीव करे तो हो जाएगा +10। ये लीव करे तो +20। ये लीव करा तो +5। आई करंट इनकमिंग है तो -I। ये आपका इनकमिंग है तो माइनस लेंगे, लेकिन माइनस ऑलरेडी, तो माइनस ऑफ -4 कितना हो जाएगा, +4। ये लीव करा तो +3 इक्वल टू जीरो। यहां से आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए। 20 10 30, है ना, 30 हो गया। 30 5 35, 39 42। 42 में से 3 चले गए, हो जाएगा 39। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 39। आप एक बार कैलकुलेशन और कर लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ कैलकुलेशन कि मैं सेशन को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। ये 39 एम्पियर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। इसमें हमको V1 V2 V3 की वैल्यू निकालनी है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। तो देखो मुझे निकालना है पहले V1 की वैल्यू, तो मैं इस लूप में केवल लगा देता हूँ। मैं किस लूप में केवल लगाऊंगा, इस लूप में केवल लगा देता हूँ। मैं इस लूप में केवल लगा देता हूँ, लगाते बन जाएगा ना, बहुत आसान है। कैसे, यहां से ऊपर जाओ तो कितना आ जाएगा, -10।
फिर यहाँ पे आ जाएगा +5, फिर यहाँ पे आ जाएगा +20 प्लस V1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लोगे तो V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, -5 आएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 15, तो V1 इक्वल टू आ जाएगा -15, +15 आएगा कि -15 आएगा शायद, -15 वोल्ट। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो मैं फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा V1 इक्वल टू -15। आप चाहो तो आपको V2 की वैल्यू निकालनी, तो आप ऊपर वाले लूप में केवल लगा दो, ये वाले लूप में केवल लगा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे V2 की वैल्यू, ठीक है। लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, देखना आप सभी लोग, है ना, देखना मैं कैसे लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ से ऊपर गया तो क्या आएगा +50, फिर यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ पे आएगा -V2, फिर आएगा यहाँ पे -20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से V2 निकालो, कितना आ जाएगा V2 इक्वल टू 50 - 20 इक्वल टू 30। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो ये आ गया। रही बात V3 की, तो आप इस लूप में केवल लगाओगे तो आपके पास V3 की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। वो आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, Vx की वैल्यू। कैसे करोगे, अगर मैं यहाँ पे लगाने जाऊं इस लूप में KVL, तो एक दिक्कत क्या है कि सर मुझे इसका वोल्टेज ड्रॉप तो पता, लेकिन इस 2 ओम में कितना वोल्टेज ड्रॉप है वो मुझे नहीं पता। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखना। यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट सोर्स है ना, 2 एम्पियर करंट है। यहाँ कितनी करंट है, 2 एम्पियर होगी। यहाँ कितनी करंट होगी, 2 एम्पियर होगी। यहाँ कितनी करंट होगी, 2 एम्पियर होगी। इधर कितनी जाएगी, 0 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट, तो कुछ भी करंट जाएगी, तो जो 2 एम्पियर करंट थी वो यहाँ पे चली जाएगी। 2 एम्पियर यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप हो, कितने वोल्ट का, 2 चौको 2 दूनी 4, 4 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। और करंट जहां पे इंटर करती है वहां पे प्लस टर्म होता है, जहां से लीक करती है माइनस टर्म होता है। ये बन गया। अब आप यहाँ पे केबल लगा दो। पहले आपको क्या करना, हर एक एलिमेंट में वोल्टेज निकालना होता। अब आप इस लूप में केबल लगा सकते हैं। जब मैं केबल लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे आंसर, ऊपर जाते हैं तो -10 -4, यहाँ कितना 0, प्लस ये हो जाएगा Vx इक्वल टू 0। तो यहाँ से Vx इक्वल टू कितना आपका 14। ये आपका आ गया आंसर। तो आपका जो केवीएल केसीएल है ना, इससे जो क्वेश्चन बनते बहुत आसान बनते हैं, है ना। यहाँ पे तो मैंने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा भी दी है ना। अगर आप चाहते हो कि और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, तो आप हमारे टेलीग्राम पे कनेक्ट होके एक मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए एक फ्री टेस्ट आपके पास अवेलेबल करा दूंगा, है ना, जिसपे मैं आपका टॉपिक वाइज, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, इनके ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। उतने क्वेश्चन कर लो, है ना, निष्फिक्र होकर आप एग्जाम देने जाओ। हर एक क्वेश्चन आपको उसी में से आएगा। तो 250 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कराऊंगा, उसी में जाएगा। थ्योरी भी हो गई, 250 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। इतना ही पढ़ना, और कुछ आपको इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, टाइम थोड़ा सा कम है, तो मैं थोड़ा सा सिलेबस भी जल्दी बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूंगा। बात करते हैं करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल हमेशा कब होता है, जब आपके एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। कैसे मतलब, जैसे मान लो मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये। मेरे पास 2 रजिस्टेंस है और मुझे बताना है इनमें कितनी कितनी करंट यहाँ पे जाएगी। मेरे पास एक यहाँ पे क्या करंट सोर्स, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे करंट सोर्स है। इस करंट सोर्स की मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ। मान लो आपके पास कितनी वैल्यू इसकी, 10 एम्पियर, ठीक है। ये आपका 3 ओम है, ये आपका यहाँ पे 6 ओम, ठीक है। और मुझे बताना है कि इसमें कितनी करंट जाएगी। इसको मैं I1 और इसको बोलता हूँ I2। तो इसको हम लोग करंट डिवीजन रूल से बता सकते हैं। I1 की वैल्यू कितनी होगी, बहुत सिंपल फॉर्मूला इसका। I1 की वैल्यू क्या होगी, वो होती है I1 इक्वल टू टोटल करंट कितनी, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर इनटू, आपको I1 में करंट निकालनी है, तो आपको I1 के अपोजिट में कितना रेजिस्टेंस, 6 ओम, उसका मल्टीप्लाई मतलब आपका अपोजिट रेजिस्टेंस का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। तो 10 एम्पियर मतलब टोटल करंट इनटू 6 डिवाइडेड बाय जो टोटल रेजिस्टेंस 3 और 6, इन दोनों का सम करो, कितना हो जाएगा 3 + 6। तो ये हो गया आपके पास क्या फॉर्मूला। ऐसा फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट वैल्यू लिख के बता दिया, जिससे आपको जल्दी याद रहे। तो कितना हो जाएगा पास यहाँ आपके पास यहाँ पे 60/9, ये आपका आंसर हो जाएगा एम्पियर। अगर आपको I2 की वैल्यू निकालना, सेम ऐसे निकाल लोगे। I2 इक्वल कितना हो जाएगा, टोटल करंट कितना, 10 एम्पियर
किस में निकालना, इसमें निकालना, तो आप अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम, 3 + 6 कितना हो जाएगा 30/9। दैट्स इट। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, करंट डिवीजन रूल। सिमिलरली आपके पास एक ऐसा ही रूल होता है, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। वो सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट के लिए होता है कि हमारा वोल्टेज कैसा डिवाइड होगा। यहां तो हमने करंट का डिवीजन देख लिया, हम सिमिलरली देखना चाह रहे हैं कि हमारा वोल्टेज कैसा डिवाइड होगा, वो मैं आपको बना के दिखाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, मेरे पास एक बैटरी है जिसके पास कितना वोल्ट है, V वोल्ट है, मैंने बताया यहाँ पे कुछ मान लो 50 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस, या आपके पास 3 ओम का रेजिस्टेंस। मुझे बताना है कि इस 50 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा। मुझे इतना पता है कि 2 और 3 में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो 50 वोल्ट के बराबर होगा। इन दोनों का जो वोल्टेज ड्रॉप का सम होगा वो 50 वोल्ट के बराबर होगा। लेकिन इसको कितना पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगा, इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, ये मुझे पता करना है। तो वो मैं वोल्टेज डिवीजन को निकालता हूँ। कैसे, जैसे मान लो इसमें मान लेता हूँ कितना वोल्टेज ड्रॉप है आपके पास, ±V1, इसका मतलब कितना है प्लस ±V2। V1 की वैल्यू कितनी होगी, टोटल वोल्टेज कितना 50 वोल्ट इंटू आपका सेम रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करो 50 × 2 डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का सम करो, कितना हो जाएगा। मतलब वोल्टेज डिवीजन में सेम चीज का मल्टीप्लाई करना। 2 ओम में निकाल क्या करोगे, 50 × 2 डिवाइड बाय दोनों का सम, कितना हो जाएगा 100/5, कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। तो इसमें 20 वोल्ट है, तो इसमें कितना होगा 30 वोल्ट होगा, क्योंकि 20 इसमें है, 50 वोल्ट टोटल था, इसमें 20 चला गया तो बचा हुआ 30 वोल्ट इसमें होगा। अगर आपको चेक करना तो करके निकाल के देख लो, V2 इक्वल कितना हो जाएगा, 50 गुणा अपोजिट रेजिस्टेंस कितना 3 डिवाइड बाय दोनों का सम, कितना हो जाएगा 2 3 5, 150/5 कितना 30 वोल्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको थ्योरी नहीं बताई, डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में बता दिया कि आप कैसे करंट डिवीजन रूल और कैसे आप वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम लोग सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। तो हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया, जो बेसिक रूल्स हैं वो हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एक और वीडियो रहेगा जिसमें मैं चैप्टर 1 आपका पूरा कंप्लीट कर दूंगा। चैप्टर 1 मीन्स व्हाट, चैप्टर 1 मतलब आपका ये वाला पूरा पार्ट में आपका कवर कर दूँ। अभी तक हम लोग कितना कर लिए कवर, आज की क्लास में मैंने आपका ये कवर करा दिया, ये कवर करा दिया और ये कवर करा दिया। इवन इनसे तो ज्यादा ही कराया मैंने। बच्चे मेरे पास यहाँ पे 4 थ्योरम, वो मैं आपका नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग सेशन को शेयर जरूर करिएगा जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा इसका नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना के रिकॉर्ड करके रख लूंगा और वेट करूंगा कि कब इसमें नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ कमेंट्स की संख्या कितनी पहुंच गई है। जब एक पर्टिकुलर अमाउंट तक पहुंच जाएगा तब जाके मैं इसको सेकेंड पार्ट अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप लोग सेशन को देखना और साथ में लाइक कमेंट जरूर करना। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।